हेलो बच्चों, मुझे मालूम है आपको उपसर्ग और प्रत्यय में डाउट है ना। चलिए हम आज उपसर्ग सीखेंगे। देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात किसी शब्द मतलब जिसके अर्थ हो, और शब्दांश यानी कि शब्दों का एक छोटा सा अंश जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। यानी कि एक शब्द है जो अर्थवान है और उसके आगे हमने एक शब्द का अंश लगा दिया जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग को थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार, यहाँ देखिए हमने एक शब्द लिया हार। इस हार का अर्थ क्या है? पराजय और एक फूलों की माला। हार को हम दो शब्दों में और दो अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, पराजय और फूलों की माला। और अगर इसमें हमने आ, प्र और वी इस तरह के शब्द अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्रमशः कौन से शब्द बन गए? आ के साथ हार, आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं जो अपने मूल शब्द हार। अब हार क्या है? मूल शब्द है। जो शब्द है हार जो कि मीनिंगफुल है, इसके साथ अर्थ पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार, पराजय, फूलों की माला। आ प्लस हार, आहार। आहार का अर्थ है भोजन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक हार का अर्थ हमने क्या बताया? पराजय। और एक हार का अर्थ हमने बताया फूलों की माला। लेकिन उसमें सिर्फ हमने एक शब्दांश जोड़े हैं आ जोड़ने से पूरी तरह से ये भिन्न हो गया। यानी कि ना ये पराजय है और ना ये फूलों की माला है ना इंटरेस्टिंग। भोजन, प्रहार, प्रहार, हार में ही एक दूसरा शब्दांश हमने जोड़ दिया। अब देखो फिर से अलग हो गया ये पराजय और फूलों की माला। ये तो नहीं है, ये है चोट। सेम अगर हमने उसमें वी लगा दिया तो हो गया विहार, यानी कि भ्रमण करना। आप देख सकते हैं एक हार से हमने अलग अलग उपसर्ग जोड़ा। उपसर्ग शब्द नहीं होते, ध्यान रखिए। ये क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, शब्दांश होते हैं और ये मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन ला देते हैं। आहार, भोजन, प्रहार, चोट, विहार, भ्रमण करना। इसी तरह हार से आप भी अलग अलग शब्द बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रखा है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे परा प्लस जय यानी कि पराजय। अब यहाँ आप देख सकते हैं मूल शब्द जो है सभी के अर्थ हैं, सब अर्थवान हैं। अर्थवान शब्द के साथ हमने क्या किया? सिर्फ शब्दों के अंश को जोड़ा है। शब्द के साथ हमने सिर्फ शब्दांश जोड़ा है और हमने एक कंप्लीट शब्द बना दिया जो कि सबसे अलग है। परा प्लस जय, जय का अर्थ होता है जीत, लेकिन मूल शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ने के कारण ये बन गया पराजय। मोहन, इसके साथ हमने सम जोड़ दिया और ये बन गया सम्मोहन। गमन, यानी कि आगमन। मान, अपमान। पात्र, कुपात्र। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं
और मूल शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। बच्चों, ध्यान देने लायक बातें हैं ये हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। बच्चे, आप सब्सक्राइब बटन को नीचे प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पढ़ने और समझने में बाधा ना हो और हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यहाँ देखिए, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अति प्लस आचार, अत्याचार। अब आप देख सकते हैं यहाँ छोटी ई की मात्रा यहाँ आधा त के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये तत्सम उपसर्ग हैं। कौन से उपसर्ग हैं? तत्सम उपसर्ग। दुर प्लस लव, दुर्लभ। अब आप देख सकते हैं ये कौन से उपसर्ग हैं? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, यानी कि ये तत्सम उपसर्ग हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए रखा है। अभाव, नहीं। साथ हमने नए नए शब्द बनाए। अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय। सभी के सारे मूल शब्द के अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन अगर इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया, सभी के अर्थ में आप देख सकते हैं परिवर्तन आ गए। अंतर, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्मन। अति, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। अध, अधोमुखी। जैसा कि आप जानते हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसलिए यहाँ जो विसर्ग बिंदु दिया गया है इसका हमने ओ के रूप में परिवर्तन ले लिया। अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। अधि, अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति। अनु, अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। अप, अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। अभि, अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। अव, बुरा, इसका अर्थ हो गया बुरा। अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संस्कृत के उपसर्ग। उसे क्या कहा जाता है? तत्सम। और हिंदी के उपसर्ग को क्या कहा जाता है? तद्भव, यानी कि तत् उद्भव, उससे विकास हुआ। इसे तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, अध हिंदी वाला शब्द है, कु हिंदी शब्द है, बिना हिंदी शब्द है, अध जला, कु चाल, बिना मांगे, बिन मांगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं बिना, तो मांगे भी एक मूल शब्द है, उसके आगे हमने लगा दिया बिना। बिना में यहाँ हो गया बिन मांगे। क्यों हो गया? क्योंकि बिना मांगे शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ हमने आ का लोप कर दिया। आपको मैंने पहले ही बताया है ये शब्दों के अंश हैं और ये परिवर्तित हो सकते हैं मूल शब्द के साथ, अन्यथा उपसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। उपसर्ग अन, नए शब्द अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अध, अध खिला, अध जला, अधमरा, अध कपारी। उन, 59, 29। कु, कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। चौ, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। ति, तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। नि, निहत्ता, निडर, निकम्मा, निधन। भर, भरपेट, भरपूर, भर प्रयास, भरसक। दू,
दुस्सह, दुकाल, दुधारी, बिना, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखे, बिन सुने। अब आप यहाँ देख सकते हो बिना के साथ आ का मात्रा का लोप हो गया है, क्योंकि इनको मूल शब्द में पिरोने के कारण हमने आ के मात्रा का लोप कर दिया। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। आगत का अर्थ है आया हुआ। इस प्रकार के शब्दों में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ना, हम, हर, ना, नासमझ, हम सफ़र, हर, हरदम। इसमें एन, कम, गैर, दर। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उपसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों के त्यों शब्द में आ जाते हैं। एन, एन वक्त, एन मौके, कम, कमज़ोर, कम अक्ल, कम वक्त। गैर, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। दर, दरअसल, दरख्वास्त। चलिए हम उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाते हैं। अधर्म, अचल, अति, अत्यंत, अत्याचार, अधि, अधिकरण, अधिनियम, अभि, अभिमान, अभिषेक, अपकार, अपमान, कुपुत्र, कुमति, स्वदेश, स्वराज, अधमरा, अधखुला, सुगंध, सुलभ, प्रचंड, प्रचार। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। नामंजूर, अब तो आपको भी पता है इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। ना प्लस मंजूर। बेपनाह, बेपनाह। लापरवाह, लापरवाह। गैर कानूनी, गैर कानूनी। परास्त, पर, अस्त। प्रत्येक, प्रति, एक। सपरिवार, सपरिवार। आजीवन, आजीवन। विरोध, विरोध। संगीत, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक हलंत यानी कि सम और संग और गीत, ये भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रखा है। यहाँ देखिए गुण, गुण के साथ अप, बे, अव, अति, कौन सा उपसर्ग सबसे उपयुक्त होगा, ये तो सबको ही पता है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आएगा, अब, यानी कि अवगुण। अब आगे देखिए स्थिति, स्थिति के साथ परा, परि, सु। आपको भी पता है ये कौन सा है, परिस्थिति। इसके बाद हमने शब्द लिया बोध, कु, सु, अव, वी। अब आपको पता चल गया होगा क्या है शब्द, ये है सुबोध, ये है सुबोध। आगे हर्ष, सु, स, दुस, निस। सभी को पता है क्या शब्द आएंगे इसमें उपसर्ग, स, यानी कि सहर्ष। खंड, प्र, अ, अन, उत। इसमें आप अखंड भी लिख सकते हैं, प्रखंड भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द आएंगे। मैंने आपके लिए यहाँ अखंड दिया हुआ है।